हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक। ये हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, ओके। और ये 12th क्लास की है। 11th क्लास की तो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एंशिएंट और मिडाइवल। ये हमारी मॉडर्न चल रही है और बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बस 3-4 लेसन और आएंगे, उसके बाद हमारी ये भी कंटेंट कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हम लोग देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़नी है। हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का देख चुके थे कि 1916 तक क्या क्या आया था, किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट आई थी, किस तरीके से होम रूल मूवमेंट आई थी, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा भी चलाया गया था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया था। अब इसके आगे फाइनल देखने वाले हैं, ये हमारा एक गांधी एरा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करेंगे। और 1970 से लेकर 1947 तक ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपकी बस 4 लेसन और आएगी और उसके बाद आपकी ये पूरी लेसन कंप्लीट हो जाएगी, ये बुक ही कंप्लीट हो जाएगी, ओके। तो मैंने पूरी तरीके से एंशिएंट, मिडाइवल और आपकी मॉडर्न जो है तीनों कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप आराम से देख सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। साथ ही एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये देना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल के साथ आई डोंट नो क्या हो गया है, और शायद ये अगर चैनल बंद हो जाती है तो मैं एक स्टेपनी के जैसा एक सब्सिट्यूट चैनल भी अपने ओपन कर लेती हूँ, और आप लोग को मैं कल तक उसकी पूरी डिटेल दे दूँगी, तो जिससे कि आप वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन केस अगर ये बंद हो जाती है और इसको होल्ड पे रख दिया जाता है, तो मैं वहाँ पे लेसन अपलोड करूँगी, और जितनी भी लेसन यहाँ की है मैं सब कुछ उठा के वहाँ अपलोड कर दूँगी। तो आपके लिए भी आसानी होगी, आप बाद में भी रिवीजन करना चाहो, जो भी देखना चाहो आप देख सकते हो। PT 365 की भी सारी लेसन मैं वहाँ पे डाल दूँगी, ओके। तो अगर इन केस ये होल्ड पे आ जाता है तो मैं कल आपको वो बता दूँगी कि कौन सी वो साइट है, मेरी कौन सी चैनल है, चैनल का नाम आपको बता दूँगी। एटलीस्ट आप सब्सक्राइब करके रखोगे, तो इन केस ये अचानक से बंद हो गई या होल्ड पे चले गई, तो मैं वहाँ पे तो आपको आराम से वीडियो दे पाऊँगी ना। नहीं तो फिर मैं अचानक से आपसे मैसेज कैसे कन्वे कर पाऊँगी। इसलिए एटलीस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब से अगर ये बंद हो जाएगी तो मैं वहाँ लेसन अपलोड करूँगी, तो आपको जैसे डेली बेसिस पे लेसन मिल रही है वैसे ही मिलेगी। आप लोग की स्टडी पे कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, ओके। तो इसलिए मैं वहाँ स्टेपनी के जैसा एक और चैनल ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यूट्यूब से भी लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखती हूँ कि क्या हो सकता है। अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं तो इट्स ओके, फाइन, हम लोग यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं होती है तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव चूज़ कर लेंगे, ओके। तो कल मैं दे दूँगी, तो आप लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रख लेना उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। ये हमारी लेसन नंबर 16, और यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एज़ यूजुअल देखने वाले हैं कि हमें पढ़ना क्या है। अब यहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे, इनकी लाइफ के बारे में, और किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए थे। उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर देखेंगे, उसकी क्या इम्पैक्ट हुई नेशनल मूवमेंट में, फिर क्या खिलाफत आंदोलन था, फिर कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, और किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, और फिर साल्ट सत्याग्रह। फिर लास्टली आया क्विट इंडिया मूवमेंट और इसका फ्रीडम स्ट्रगल पर क्या इम्पैक्ट हुआ, और उसके बाद लास्टली आए हमारे कैबिनेट मिशन प्लान। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्रिस्प पे देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादा निकल कर आते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, धीरे धीरे छोटी छोटी जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। आप देख रहे थे कि हर तख्ते के लोग जो है उनके अंदर उबाल आ चुका था ब्रिटिश सरकार के अंदर, और वो यहाँ पे फ्रीडम चाहते थे। एटलीस्ट वो यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, वो अब इंडिया के लोग जो है स्वराज चाहते थे, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि 1816 के बाद देखते हैं कि यहाँ पे गांधी जी आए। तो थर्ड और जो फाइनल फेज नेशनलिस्ट मूवमेंट का था वो 1917 से लेकर 1947 तक चला, जिसको हम लोग गांधीयन एरा भी कहते हैं। इस पीरियड में क्या हुआ कि महात्मा गांधी जो है एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए हमारे नेशनल मूवमेंट की, और उनकी जो नॉन वायलेंस की प्रिंसिपल थी और सत्याग्रह की प्रिंसिपल थी, वो यहाँ पे हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चलाया गया। गांधी जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को एज ए मास मूवमेंट बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और 2 अक्टूबर 1869 में। इन्होंने इस इंग्लैंड में पढ़ाई की थी, उसके बाद इंडिया आ गए थे, और फिर इन्होंने 1891 में इंडिया आ गए थे, और अप्रैल 1893 से वो साउथ अफ्रीका चले गए थे, जहाँ पे उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। वहाँ पे गोरे काले का बहुत ज़्यादा भेद होता था, तो इसलिए वहाँ पे 20 ईयर्स उन्होंने काफ़ी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन झेला। फाइनली फिर वो इंडिया आए 1915 में। उसके बाद ये फुल्ली इन्वॉल्व हो गए इंडियन नेशनल मूवमेंट में। महात्मा गांधी यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने लगे, और उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया सत्याग्रह से, जो कि यूरोपियन इंडिगो जो प्लांटर्स थे चंपारण में, और वो यहाँ पे बिहार चंपारण में आए थे 1917 में। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि उन्होंने लॉन्च किया दूसरी सत्याग्रह, जो कि खेड़ा में था, और ये गुजरात में थी। और यहाँ पे पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए किया गया था, क्योंकि उन लोग को काफ़ी लैंड टैक्स बहुत ज़्यादा देने के लिए दिया बोला जा रहा था। तो यहाँ पे पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप्स पूरी तरीके से फेल हो गई थी, तो वो लोग टैक्स कैसे देते। इसलिए बाद में यहाँ पे गुजरात में सत्याग्रह जो खेड़ा में चला। इस समय जो स्ट्रगल चल रही थी
सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एक बहुत ही ट्रस्टेड फॉलोअर्स जो कि गांधी जी के थे वो यहाँ निकल कर आए। 1918 में क्या हुआ कि गांधी ने एक फास्ट रखा जो कि वो इस डेथ तक का फास्ट रखा कि मृत्यु हो जाएगी तब तक वो भूखे रहेंगे, और ये हुआ था अहमदाबाद मिल वर्कर्स में, क्योंकि अहमदाबाद मिल्क वर्कर्स के लिए ही उन्होंने रखा था। और फाइनली जो मिल ऑनर थे उन्होंने उनकी डिमांड को पूरी तरीके से मान लिया। पूरा होल अगर पता है तो यहाँ पे जो लोकल मूवमेंट थी चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। और वो बहुत ही क्लोज थे वहाँ के इंडिया के लोगों की लाइफ से और उनकी प्रॉब्लम से, जो कि ग्रास रूट लेवल तक, जड़ तक वहाँ प्रॉब्लम थी, इसलिए वहाँ पे स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद वो मास के लीडर बन गए, यानी सब लोग इनको मानने लगे। फिर आया रॉलेट एक्ट जो कि 1919 का था। 1917 में क्या हुआ कि एक कमेटी सेटअप किया गया और ये प्रेसिडेंटशिप था सर सिडनी रॉलेट के अंडर में, और यहाँ पे मिलिटेंट जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो किया गया। इसके बेसिस में क्या हुआ, जो रिपोर्ट निकल कर आई रॉलेट एक्ट का, और ये पास हुआ मार्च 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता था सस्पिशियस के बेसिस पे। अगर ब्रिटिश को लगता था कि ये कुछ करने वाला है, बम फेंकेगा या फिर मारा मारी करेगा या फिर नॉन वायलेंस यहाँ पे दंगा करेगा, तो उस पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता था रॉलेट एक्ट के अंदर में। यहाँ पे कोई भी अपील और पिटीशन नहीं दिया जा सकता था किसी भी अरेस्ट के अगेंस्ट में। ये जो एक्ट था ना, इसको ब्लैक एक्ट कहता था, ब्लैक एक्ट कहा गया था, और इसको काफ़ी अपोज किया गया था इंडियंस के द्वारा। यहाँ पे ऑल इंडिया हड़ताल भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था 6 अप्रैल 1919 में। मीटिंग जो थी वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में चल रही थी। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली के बगल में। 2 प्रोमिनेंट लीडर थे पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको भी अमृतसर में अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद क्या आया, जालियांवाला बाग मैसेकर जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जो जालियांवाला बाग मैसेकर है वो हमारे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के हिस्ट्री में। पंजाब में क्या हुआ कि अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट देखने को मिला था रॉलेट सत्याग्रह, यानी यहाँ पे काफ़ी वायलेंट सिचुएशन शुरू हो गया था, और गवर्नमेंट जो पंजाब की थी वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो मिलिट्री की थी ना, वो आपका जनरल डायर के अंडर में दे दिए थे। इन्होंने बैन कर दिया था जो भी पब्लिक मीटिंग हो रही थी इंडियंस के बीच में, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, और पॉलिटिकल लीडर को यहाँ डिटेन कर लिया गया था। 13 अप्रैल जब बैसाखी का डे था तो पब्लिक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था जलियांवाला बाग में। डायर ने यहाँ पे मार्च किया था और बिना किसी की वार्निंग उन्होंने ओपन फायर कर दी। सारे लोग इंडियंस जो है यहाँ पे जो आपके जो 2 लीडर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था, डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, तो इनके प्रोटेस्ट करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए इनको सपोर्ट करने के लिए वो लोग जलियांवाला बाग आए थे। तो जलियांवाला बाग में डॉक्टर, ये जो आपके डायर जनरल थे, इन्होंने जो है बिना किसी प्रायर नोटिस के इन्होंने ओपन फायर करने लगे उस क्राउड में, पूरी भीड़ थी। और ये जो फायरिंग होने लगी ना, ये 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू हुई, और ये तभी स्टॉप हुआ जब यहाँ पे सारे लोग जो है गिर चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, तभी उन्होंने इस बंदूक की गोलीमारी को स्टॉप किया। इस ऑफिशियल रिपोर्ट में पता चल रहा कि 279 पीपल्स जो है मारे गए। 1137 जो पीपल्स थे वो काफ़ी इस इंसिडेंट से काफ़ी वो उनको चोट आ गई थी। और यहाँ पे एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिला इस मैसेकर के अगेंस्ट में, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड में इसका प्रोटेस्ट किया। जालियांवाला बाग मैसेकर जो है एक ट्रिमेंडस इम्पोर्टेंस है अभी भी फ्रीडम स्ट्रगल का। ये तो एक हद से ज़्यादा हो गया था, इंडियंस वाले लोग जो है उनका आपा खो बैठे थे, क्योंकि काफ़ी लोगों को, निहत्थे लोगों को, इनोसेंट लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था, और वो भी बिना प्रायर नोटिस के। लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए थे और यहाँ पे उनको मार दिया गया था। फाइनली जो है इंडियंस वाले पूरी तरीके से गुस्सा हो गए थे, और उसके बाद आया खिलाफत मूवमेंट। ये जो चीफ कॉज है, क्या कारण था खिलाफत मूवमेंट का आने का, तो यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की का हार हो गया था। तो जो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सर्व्स था वो आपका मुस्लिम के द्वारा यहाँ पे फेल किया गया था, और एक ग्रेट इंसल्ट देखने को मिला था टर्की में। जो होल मूवमेंट था ना वो आपका मुस्लिम के बिलीफ पर यहाँ पे बेस्ड था, जो कि खलीफ थे, और वो एक रिलीजियस हेड थे मुस्लिम के ऑल ओवर द वर्ल्ड में, खलीफ। जो मुस्लिम इंडिया में थे ना वो भी काफ़ी अपसेट थे ब्रिटिश के एटीट्यूड से, जो कि टर्की के अगेंस्ट में चल रहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च किया। खिलाफत मूवमेंट आप देखोगे तो मौलाना अब्दुल कलम आज़ाद जो है, M.A. अंसारी, सैफुद्दीन किचलू और अली ब्रदर्स जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट लीडर थे इस मूवमेंट के। एक खिलाफत कमेटी जो है फॉर्म किया गया, बनाया गया, और यहाँ पे 19 अक्टूबर 1919 में पूरी होल कंट्री जो है खिलाफत डे के जैसा मना रही थी।
23 नवंबर देखें तो एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस था आपका हिंदू और मुस्लिम का, और ये यहाँ पे चेयरमैनशिप जो महात्मा गांधी थे उसके अंडर में यहाँ पे बनाया गया था। महात्मा गांधी जो है पर्टिकुलरली इंटरेस्ट दिखाते थे हिंदू और मुस्लिम की टुगेदरनेस में। वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे और अपने कंट्री के अचीवमेंट को, यानी कंट्री के इंडिपेंडेंस को वो अचीव कर सके। खिलाफत मूवमेंट जो थी वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ यहाँ मर्ज हो गई, और उसके साथ ही महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया था 1920 में। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो चला वो 1920 से 22 तक चला। महात्मा गांधी ने एक प्लान ऑर्गेनाइज किया, अनाउंस किया, जो कि यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन, यानी नॉन कॉर्पोरेशन क्या, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ कॉर्पोरेट नहीं करना है। ये एक रॉलेट एक्ट किया, जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत मूवमेंट के सीक्वेंस में उन्होंने चलाया। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को अप्रूव किया गया कि वो नागपुर सेशन में, और दिसंबर 92 में उन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया था। क्या प्रोग्राम थी नॉन कॉर्पोरेशन का वो देखते हैं। प्रोग्राम जो यहाँ पे था कि जितने भी टाइटल्स है उसको सरेंडर कर देना है, हॉनररी जो पोजीशन है उसको भी सरेंडर कर देना है, लोकल बॉडी से मेंबरशिप का रेजिग्नेशन देना है, जितने भी इलेक्शन है उससे बाइकआउट कर देना है, जो भी हमारे 1919 एक्ट का प्रिवेंशन है। गवर्नमेंट की फंक्शन को बाइकआउट करना है, कोर्ट को बाइकआउट करना है, गवर्नमेंट स्कूल को बाइकआउट करना है और कॉलेज को बाइकआउट करना है। जितने भी फॉरेन गुड्स है उसको भी बहिष्कार करना है। नेशनल गुड्स, स्कूल्स, कॉलेज और प्राइवेट पंचायत कोर्ट्स यहाँ पे बनाना है। पॉपुलराइज करना है हमारा खुद का स्वदेशी गुड्स, और खादी एक ड्रेस होती थी उसको यहाँ पे पॉपुलराइज करना है। जो मूवमेंट है वो महात्मा गांधी जी के साथ यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और इस टाइटल के साथ, जो कि एक ब्रिटिश के द्वारा दिया गया। कुछ और लीडर और इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स जो थे वो भी इनको फॉलोड कर रहे थे, और खुद की जो हॉनररी पोस्ट थी, टाइटल थी, यानी जो अच्छे अच्छे पोस्ट में थे ब्रिटिश सरकार के साथ, वो सब उन्होंने दे दिया, रिज़ाइन दे दिया वहाँ पे। स्टूडेंट जो थे वो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर आ गए और वो भी सपोर्ट कर रहे थे। नेशनल स्कूल जैसे कि काशी विद्यापीठ हो गया, बिहार विद्यापीठ हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, वो भी यहाँ पे बनाया गया था। जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे सारे कंट्री के, वो यहाँ पे लिक्रेटिव लीगल प्रैक्टिस में आ चुके थे। सारे कुछ जितने भी लीगल प्रैक्टिस थे वो सब कुछ यहाँ पे गिव अप कर दिए थे। लेजिस्लेचर को भी यहाँ पे बाइकआउट कर दिया गया। कोई भी लीडर जो कांग्रेस के थे वो आगे आए और इलेक्शन के लिए कंटेस्ट नहीं लड़े। 1921 में देखें तो मास डिमॉन्स्ट्रेशंस जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के अगेंस्ट में देखने को मिला जब वो इंडिया के टूर में आए थे। गवर्नमेंट यहाँ पे रिसॉर्ट कर रही थी जितनी भी स्ट्रॉन्ग मेजर्स थी ताकि वो रिप्रेस कर सके। बहुत सारे लीडर यहाँ पे अरेस्ट किए गए थे। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी जो है उनको इलीगल कहा जा रहा था। बहुत सारे सेवरल प्लेस में आप देखोगे तो बॉन फायर्स हो रहा था फॉरेन गुड्स का, जो कि ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। जो स्वदेशी का जो मैसेज था वो हर जगह फैलाया जा रहा था। बहुत सारे हाउस होल्ड जो है अपने कपड़े को वो लहरा रहे थे चक्र के हेल्प से, लेकिन जो होल मूवमेंट था ना वो पूरी तरीके से बंद हो गया 11 फरवरी 1922 को, और वो गांधी जी के द्वारा किया गया क्योंकि यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, वो भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि यूपी में था। 5 फरवरी में एक एंग्री मॉब यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा गोलीबारी कर दी थी जो चौरी चौरा में था, और यहाँ पे 22 पुलिस की हत्या हो गई थी। बहुत सारे जो टॉप लीडर थे कंट्री के उनको स्टंट कर दिया गया था, और इस वहीं पे सस्पेंड भी कर दिया गया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था 10 मार्च 1922 में। चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण ही नॉन वायलेंस मूवमेंट जो था गांधी जी ने उनको वापस ले लिया था। लेकिन अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था ये देखते हैं। ये एक रियल मास मूवमेंट था जिसमें कि काफ़ी डिफरेंट सेक्शन के इंडियन सोसाइटी के लोग जैसे पीजेंट, वर्कर्स, स्टूडेंट, टीचर, वुमेन सब कोई पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे नेशनलिज्म का स्प्रेड हो रहा था और पूरे कंट्री में हो रहा था। कहीं भी ऐसा नहीं था जहाँ पे नेशनलिज्म की गूंज नहीं जा रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी आपका हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी उसकी हाइट को यहाँ पे मार्क किया गया और खिलाफत मूवमेंट को भी मर्ज किया गया। यहाँ पे इच्छा देखने को मिली, मासेस की एबिलिटी देखने को मिली कि हाँ इस तरीके का चीज़ कर सकते हैं। लोग सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिए थे। स्वराज पार्टी आया, जो सस्पेंशन हुआ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, इसके कारण स्प्लिट हो गई और ये कांग्रेस के अंदर ही स्प्लिट हो गई गया सीजन में, जो कि कांग्रेस का दिसंबर 1922 में चला। लीडर जैसे कि आपके मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप यहाँ पे फॉर्म किया वो भी कांग्रेस के अंदर, जिसको स्वराज पार्टी कहा गया, और ये आपका फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 1923 में। जो स्वराजिस्ट थे वो यहाँ पे चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन हो और गवर्नमेंट जो है उन्हीं से बनकर निकले। इलेक्शन जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 1923 नवंबर में किया गया। इसमें क्या हुआ कि स्वराज पार्टी जो है कुछ यहाँ पे सक्सेस उनको गेन हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो मोतीलाल नेहरू को यहाँ पे लीडर बना दी इस पार्टी का, और बंगाल में जो ये पार्टी हेड कर रहे थे वो CR दास कर रहे थे। स्वराज पार्टी की बात करें तो यहाँ पे सेवरल सिग्निफिकेंट थिंग्स हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो काफ़ी चीज़ डिमांड कर रहे थे। सबसे पहला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए इंडिया में, और साथ ही साथ कुछ एक
ज़रूरत जैसी चेंजेस होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो कि एक्ट 1919 में था। जो पार्टी थी वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास कर रही थी और जो गवर्नमेंट की लॉ थी ना, रिप्रेसिव लॉ, उसके अगेंस्ट में थी। जब यहाँ पे कमेटी को चेयर किया गया होम मेंबर के द्वारा, जो कि अलेक्जेंडर मुदिमन थे, उन्होंने कंसीडर किया जो सिस्टम ऑफ डायरकी है वो प्रॉपर है। ओके, यानी 2 रूल करना एक प्रॉपर है। एक रिजोल्यूशन को पास किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगेंस्ट में। जब ये पास हो गया CR दास के द्वारा, तो ये 1925 में पास हुआ था और स्वराज पार्टी जो है यहाँ पे कमज़ोर होने लगी थी। फिर आया आपका साइमन कमीशन, जो कि 1927 में था। जो 1919 की एक्ट थी, यहाँ पे काफ़ी प्रोविजंस थे जो कि 10 साल के बाद लैप्स हो गया। जो रिव्यू कमीशंस थी उसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और 2 साल के पहले जो कि शेड्यूल आपका 1927 में था, इसमें यहाँ पे साइमन कमीशन आया गया, जिसका नाम इनके चेयरमैन के नाम पे था, जो कि सर जॉमन साइमन थे। उसके बाद यहाँ पे 7 मेंबर्स थे जो कि सारे इंग्लिश मैन थे। यहाँ पे कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। ये कमीशन ने काफ़ी क्रिटिसिज्म यहाँ पे फेस किया था इंडियन के द्वारा, क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं थे। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे सब कांग्रेस के थे और वो कमीशन को अपोज कर रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगी, क्या नया रूल्स होना चाहिए, वो बताने के लिए आए हैं। लेकिन उसमें कोई भी इंडिया के लोग नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इंडिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसलिए इंडिया वाले लोग पूरी तरीके से इसका अपोज कर रहे थे। 3 फरवरी 1928 में जब कमीशन यहाँ पे बॉम्बे आई, तो एक जनरल हड़ताल हुआ जो कि पूरे कंट्री में हुआ था और हर जगह यहाँ पे ब्लैक फ्लैग चलाया जा रहा था, काले झंडे लेकर चल रहे थे और यहाँ पे साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था। लाहौर में देखे तो स्टूडेंट भी यहाँ पे एंटी साइमन कमीशन डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, जो कि 30 अक्टूबर 1928 में थी और ये लाला लाजपत राय के लीडरशिप में था। इस डिमॉन्स्ट्रेशन में जो लाला लाजपत राय थे वो सीरियसली पुलिस में पूरी लाठीचार्ज के कारण इंजर्ड हो गए थे और 1 मंथ के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी आपका 1930 के मई में पब्लिश किया गया था। यहाँ पे स्टेट किया गया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट है वो डायरकी होगा और जो कि ये अनसक्सेसफुल रहा। और इसमें क्या हुआ ना कि रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे ऑटोनोमस गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आपका यहाँ पे बेसिस किसके बेसिस पे था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे था। फिर निकल कर आया हमारा नेहरू रिपोर्ट, यानी उसी समय क्या हुआ कि जो स्टेट के सेक्रेटरी थे लॉर्ड हेड, उन्होंने इंडियन को चैलेंज किया और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे प्रोड्यूस किए जो कि एक्सेप्टेबल था सबके लिए। और ये जो चैलेंज था ना, ये कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, जो कि कन्वेंट था सारे पार्टी के द्वारा। और ये आपका एक कमेटी यहाँ पे बनाया गया जो कि 8 लोग यहाँ पे थे और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि फ्यूचर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। इसको यहाँ पे हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू और ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था कमेटी के द्वारा, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या रखा गया था ये देखते हैं। सबसे पहला कि इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप लेना है कि डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मीन्स हाफ स्वतंत्रता देनी चाहिए इंडिया को। फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है सेंटर में होनी चाहिए। फिर जो है प्रोविंस को ऑटोनॉमी, यानी जितने भी स्टेट थे उनको खुद का एक ऑटोनॉमी देना चाहिए। क्लियर कट डिवीजन होना चाहिए पावर का सेंटर और प्रोविंस के बीच में। एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए सेंटर में। जो मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए भी वर्क होना चाहिए। जिन्ना यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मुस्लिम को इन्होंने कहा था और ये लिस्ट किए थे 14 पॉइंट्स जो कि मुस्लिम लीग के डिमांड को पूरा कर रहा था। फिर आया हमारा 1930 से 34 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे जो रेस्टलेस का एटमॉस्फेयर था वो पूरी तरीके से फैल चुका था, लोग काफ़ी रेस्टलेस थे। और जो एनुअल सेशन था कांग्रेस का वो लाहौर में हो रहा था 1929 में। इस सेशन में क्या हुआ, जिसको कि प्रिसाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज के रिजोल्यूशन को पास किया गया। गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हो गई नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने में और कांग्रेस ने एक लॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और यहाँ पे कांग्रेस जो है इसको ऑब्जर्व किए थे 26 जनवरी 1930 को एज अ डे ऑफ इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 के बाद से इस दिन को हम लोग डे ऑफ इंडिपेंडेंस हर एक साल यहाँ पे मनाने लगे। और सेम दिन क्या हुआ कि रिपब्लिक डे हम लोग बनाते हैं जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाए थे 1950 में। फिर आया हमारा डांडी मार्च। तो जो स्टेज था ना वहाँ पे सेकंड मेजर स्ट्रगल जो था वो कांग्रेस के द्वारा चलाया गया। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ कि गांधी जी ने एक फेमस मार्च यहाँ पे स्टार्ट की जो कि डांडी थी। और यहाँ पे 79 फॉलोअर्स उनके साथ थे जो कि साल्ट लॉ को, यानी जो सॉल्ट लॉ था उनको तोड़ने के लिए जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पे जो डांडी का कोस्ट है वहाँ पे वो 1930 को पहुँचे थे और वो 200 माइल्स की डिस्टेंस को कवर करते हुए 6 अप्रैल जो है वो लॉन्च किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें कि उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। जो कानून जो नमक पे टैक्स लगाया जाता था उस कानून को पूरी तरीके से तोड़ दिया। 9 अप्रैल को क्या हुआ कि महात्मा गांधी यहाँ पे इस प्रोग्राम को, जो मूवमेंट का प्रोग्राम था, उसको वो लीड कर रहे थे। और इसमें काफ़ी चीज़ें थी जैसे कि
साल्ट बनाना हर एक विलेज में। और ये आपका जो साल्ट टैक्स लगाया जा रहा था ना, नमक बनाने के ऊपर नमक का जो टैक्स लगाया जा रहा था, साल्ट लॉ जो था वो एक एग्जिस्टिंग था और ये वॉयलेट कर रही थी। यहाँ पे विमेन को, यहाँ पे जितने भी शॉप्स थे उनके, उनसे जो वो लिक्विड ओपियम और लिक्विड और फॉरेन क्लॉथ्स को जो वो बेच रही थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे बॉनफायर ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो भी फॉरेन क्लोथ्स को यहाँ पे छोड़ दिया गया। स्पाइनिंग क्लोथ्स जो कि चरखा के द्वारा बनाई जाती थी, वो अनटचेबिलिटी थी। यहाँ पे स्कूल्स को बाइकआउट किया गया, कॉलेजेस को बाइकआउट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, और गवर्नमेंट जॉब को भी यहाँ लोगों के द्वारा रिज़ाइन किया गया। यानी ओवरऑल आप देखोगे तो जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से पीपल जो है वो पे टैक्स नहीं करना चाहते थे, वो टैक्स पे नहीं करना चाहते थे गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने इतना कुछ किया। उसके बाद जो मूवमेंट है वो पूरे कंट्री में फैल गया। स्टूडेंट, वर्कर, फार्मर, वुमेन सारे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, यानी पूरे पूर्ण खुशी के साथ और हर्षोल्लास के साथ वो इस तरीके के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। इसके साथ ही क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने अरेस्ट किया कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को जो कि कांग्रेस के थे, और उनको जेल में डाल दिया। फिर आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बात करेंगे और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो 1930 में हुई थी और लंदन में हुई थी, लेकिन इसको कांग्रेस के द्वारा पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया गया था। फिर दूसरी जो हुई 1931 में, एक और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था बात करने का। गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो बैन थी कांग्रेस पार्टी के ऊपर से उसको हटा दी और सारे लीडर को जेल से रिहा कर दिया। 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट था वो साइन किया गया, और इस पैक्ट में महात्मा गांधी ने एग्री किया कि जो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं उसको सस्पेंड कर देंगे और सेकेंड राउंड टेबल में वो पार्टिसिपेट करेंगे। सितंबर 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वो लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में, और जितने भी इंडियन थे वो रिटर्न हो गए क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट थे। कोई भी एग्रीड जो है यहाँ पे, कोई भी एग्रीमेंट जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को पूरा नहीं कर रही थी। 1932 में क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से चलाया गया। जो गवर्नमेंट है वो इस पे रिस्पॉन्ड कर रही थी, और यहाँ पे महात्मा गांधी को अरेस्ट किए, सरदार पटेल को भी, और वो उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी पे बैन कर दिया। फिर हुआ पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जो कि एक लीडर थे नेशनल स्टेचर के, वो यहाँ पे डिप्रेस्ड पीपल के लिए जो हमारे कंट्री में थे उनके लिए वो काम करते थे। जब वो एक रियल पिक्चर यहाँ पे जो लोगों की कंडीशन थी उसको यहाँ पे रिवील कर रहे थे फर्स्ट राउंड टेबल में, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने डिमांड किया था एक सेपरेट इलेक्ट्रेट जो कि उनके लिए होना चाहिए, जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनके लिए होना चाहिए। 16 अगस्त 1932 में क्या हुआ कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रामसे जो मैकडोनल्ड थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो एक कम्युनल अवार्ड यहाँ पे लेकर आएंगे। इस अवार्ड से क्या होता था कि जितने भी डिप्रेस क्लास थे ना उनको सेपरेट कम्युनिटी के जैसा कंसीडर किया जाता था, और इस तरीके का प्रोविज़न जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो बनाया जा रहा था। महात्मा गांधी जी इनके अगेंस्ट में थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि किसी भी, अगर वो अलग गरीब तबके के लोग हैं तो उनको एक अलग रिकॉग्निशन देना चाहिए। सबको एक साथ है, सबको इक्वालिटी वाला इंपॉर्टेंस देते थे महात्मा गांधी। तो वो इन कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट करते थे, और उन्होंने जब वो यरवदा जेल में थे तो उन्होंने यहाँ पे फास्ट रखा था, वो भी 20 सितंबर 1932 से, और फास्ट वो डेथ वाला रखे थे कि मृत्यु तक वो फास्ट रखेंगे। फाइनली क्या हुआ कि एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। जो एग्रीमेंट था वो आपका पूना पैक्ट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने इनको अप्रूव कर दिया था, और 148(6) जो डिफरेंट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में था वो यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व किया गया था, जो कि 71 था, और ये आपका कम्युनल अवार्ड में प्रोवाइड किया गया था। जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये आपका 1932 में ख़त्म हो गया, यानी जो फर्स्ट आपका हुआ था 1930 में थी, सेकंड जो थी 1931 में थी, थर्ड जो थी वो 1932 में थी। ओके, तो कांग्रेस यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे, कांग्रेस सिर्फ सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किए थे। मार्च 1933 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने वाइट पेपर इशू किया था, जो कि एक आपका बेसिस बन गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक बेसिस बन गया था। फिर यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और नेशनल मूवमेंट, यानी 1937 के इलेक्शंस जो कि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। तो जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन्होंने 7 स्टेट में उनको फॉर्म बनाया गया, और 1 सितंबर 1939 में जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था वो होना स्टार्ट हो गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो बिना पीपल के कंसल्ट किए हुए, यानी इंडिया के पीपल के बिना कंसल्ट किए हुए वो यहाँ पे वॉर में इंक्लूड हो गए थे। तो जो कांग्रेस थे वो इनका अप्रोच कर रहे थे, और यहाँ पे कांग्रेस मिनिस्टर जो हमारे प्रोविंस में थे उसको यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो मुस्लिम लीग थे वो इस डे को डिलीवरेंस डे के जैसा सेलिब्रेट कर रहे थे, और जो मार्च 1948 में जितने भी मुस्लिम लीग थे वो पार्टीशन जो आपका पाकिस्तान का
पार्टीशन था वो करना स्टार्ट कर दिए थे, यानी पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे क्योंकि वो इंडिया से अलग एक अपनी कंट्री चाहने लगे थे। फिर आया इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि कॉर्पोरेशंस जो भी इंडिया की कॉर्पोरेशंस थी, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की, वो भी 8 ऑफ अगस्त 1940 को, जो कि अगस्त ऑफर के रूप में आया। अगस्त ऑफर क्या था कि वॉर के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया गया इंडियन में, और वो सेटअप किया गया एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बॉडी बनाया गया। लेकिन गांधी जी जो थे ना, इस तरीके से इस ऑफर से सेटिस्फाइड नहीं थे, और वो चाहते थे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह वो लॉन्च करें। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो लिमिटेड था, सिम्बॉलिक था, नॉन वायलेंट था उसके नेचर में, और फिर उसके बाद ये महात्मा गांधी के द्वारा इसको छोड़कर एक सत्याग्रही इसके जैसा चूज़ कर लिया गया। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने सत्याग्रह को यहाँ पे ऑफर किया, और उनको 3 मंथ के लिए जेल हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू जो सेकंड सत्याग्रही थे, उनको भी 4 मंथ के लिए जेल हो गई थी। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था वो 15 मंथ तक चला। फिर आया 1942 में क्रिस्प मिशन। इसमें क्या हुआ कि जो वायसराय थे लॉर्ड लिंग जो थे, उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को यहाँ पे एक्सपेंड किया और यहाँ पे 5 और इंडियन को इंक्लूड किया। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जब यहाँ पे वॉर टाइम इंटरनेशनल सिचुएशन थोड़ा ख़राब होने लगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसको कंटिन्यू कर रहे थे, और इंडियन की कॉपरेशन जो है क्रिस्प के साथ बना रहे थे। इसको हम लोग क्रिस्प मिशन कहते हैं। फिर यहाँ पे मेन रिकमेंडेशन क्रिस्प के द्वारा किया गया था। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया था कि इंडिया को यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रिंसली स्टेट के होंगे, साथ ही ब्रिटिश प्रोविंसेस के भी होंगे। यहाँ पे एक प्रोविजंस होगा जो कि ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस के होगा, और यहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, पहले फिर से सुनिए। यहाँ पे एक प्रोविजंस होगा जो कि आपका ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस से कोई होगा जो कि इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगा नहीं, या तो वो इसको रिटेन करेगा, या तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देगा, या तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा उनके द्वारा खुद। तो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थे ना इस कंट्री के, उन्होंने क्रिस्प प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, और गांधी ने क्रिस्प प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक कहा उन्होंने, और वो इसको पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे प्रिंसली स्टेट को राइट दिया जा रहा था, ना ही उनके रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा जा रहा था, उनको इंडियन यूनियन से बाहर रखा जा रहा था। मुस्लिम लीग भी इससे पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड थे, और उनका डिमांड भी जो पाकिस्तान का था वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था। फिर आया क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 से 44 तक चला। जो क्रिस्प मिशन का पूरी तरीके से फेलियर हो गया, तो यहाँ पे एक जापानीज़ इन्वेंशन आए इंडिया में, और उन्होंने महात्मा गांधी को यहाँ पे एक कैंपेन स्टार्ट करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश को बोलना है कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी उन पे बिलीव किए, और एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सकते थे जब यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले जाएंगे तब, और जो इंडियन मुस्लिम प्रॉब्लम है ना वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो बॉम्बे में बना 8 अगस्त 1942 में, और एक फेमस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया। उसी दिन गांधी जी ने भी कहा डू और डाई, या तो मरो या तो छोड़ो, करो या तो मरो, क्या नारा उन्होंने दिया, और ब्रिटिश को कहा कि अब इंडिया छोड़ दो। 8 और 9 अगस्त 1942 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया सारे लीडर को जो कि कांग्रेस के थे, और फिर यहाँ पे प्री प्लान्ड एक्शंस बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, और इंडियन पीपल को यहाँ से छोड़ दिया गया बिना किसी लीडरशिप के। महात्मा गांधी को जेल में रखा गया, पूना के जेल में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद और कुछ और लीडर को यहाँ पे अहमदनगर फोर्ट में रखा गया, उनके जेल में रखा गया। इस समय क्या हुआ कि जो लीडरशिप था ना वो आपका राम मनोहर लोहिया और यहाँ पे अच्युता और SM जोशी के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था। जो जयप्रकाश नारायण का जो रोल था ना इस मूवमेंट में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपना स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, और इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिए। बहुत सारे हमारे नेशन के यूथ जो है वो इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किए। स्ट्राइक्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया गया डिफरेंट सिटीज़ में, टाउन्स में, और इस तरीके के मूवमेंट जो है धीरे धीरे गाँव में भी चले गए। 1943 में ये मूवमेंट जो है पूरी तरीके से मोमेंटम में आ गया, और यहाँ पे काफ़ी आर्म्ड अटैक भी होने लगा गवर्नमेंट की बिल्डिंग में जो कि मद्रास और बंगाल में थी। 1944 में महात्मा गांधी को जेल से रिलीज़ कर दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है पूरी तरीके से फाइनल अटेम्प्ट में आ गया था कंट्री के फ्रीडम के लिए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी 538 राउंड की फायरिंग का ऑर्डर दे दिया गया था।
60,000 पीपल को यहाँ पे जेल हो गई थी और 7,000 पीपल यहाँ पे मारे गए थे। ये जो मूवमेंट थी ना, ये पूरी तरीके से इंडिया के फ्रीडम के लिए थी और यहाँ पे इंडिया की जो फीलिंग्स थी ना, वो ब्रेवरी के लिए थी और टोटल सेक्रीफाइस करने के लिए वो लोग तैयार थे। फिर आया इंडियन नेशनल आर्मी, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, आर्म रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंटिन्यू थी। तो सुभाष चंद्र बोस की भी रोल यहाँ पे काफ़ी एक्टिव थी। अगर हम लोग देखें 2 जुलाई 1943 में, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे सिंगापुर पहुँचे और उन्होंने एक वॉर क्राई की कि दिल्ली चलो का नारा लगाया उन्होंने। और यहाँ पे उनको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट बनाया गया और बाद में उन्हें सुप्रीम कमांडर भी बनाया गया इंडियन नेशनल आर्मी का। फिर उन्होंने कंट्री को ये स्लोगन दिया, जय हिंद का। और जो नाम था इंडियन नेशनल आर्मी का, वो यहाँ पे 3 ब्रिगेड्स का था, जिसमें कि सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड के नाम से। विमेन विंग्स भी देखे तो आर्मी में थी, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। इंडियन नेशनल आर्मी जो थे वो मार्च करते हुए इम्फाल पहुँचे और उसके बाद उन्होंने कोहिमा में भी अपनी विक्ट्री दी। जापान ने 1945 में सरेंडर कर दिया और आईएनए जो है पूरी तरीके से अपने एफर्ट में फेल हो गए। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस से सुभाष को ताइवान भेजा गया और इसी रास्ते में टोक्यो में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो ट्रायल थी सोल्जर्स का आईएनए का, वो यहाँ पे रेड फोर्ट में हुआ था दिल्ली में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, ताज बहादुर सप्रू इस केस के लिए, इस सोल्जर के बिहाफ में वो यहाँ पे लड़ रहे थे। फिर आया कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लॉर्ड एटली थे, उनको यहाँ पे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 15 मार्च 1946 में लॉर्ड एटली जो है एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट दिए और उन्होंने यहाँ पे राइट दिया सेल्फ डिटर्मिनेशन का और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो कि इंडिया का था। उसके बाद 3 मेंबर्स जो ब्रिटिश कैबिनेट के थे, जैसे पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्शन और यहाँ पे अलेक्जेंडर, इनको इंडिया भेजा गया, जिसको कि कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशंस जो है एक प्लान बना रही थी, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन निकाल रही थी। जो प्रोविजंस था वो 3 ग्रुप्स के था, यानी प्रोविंसेस के 3 ग्रुप्स का था, जो कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का था। कैबिनेट मिशन पूरी तरीके से प्रपोज हो गया और यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। इसमें ब्रिटिश इंडिया भी थे, प्रिंसली स्टेट भी थी। जो यूनियन थे यहाँ पे वो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स का चार्ज ले रहे थे, डिफेंस का, कम्युनिकेशन का, और ये सब कुछ छोड़ दिए थे। और रेसिड्यूरी पावर जो था वो प्रोविंसेस के हाथ में था, यानी मेन मुद्दा वो अपने हाथ में ले रहे थे और जितनी भी बाकी की पावर थी वो प्रोविंस को दे रहे थे। एक प्रपोजल यहाँ पे बना, जिसमें कि एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया और यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं ना, न्यू गवर्नमेंट जब तक इलेक्ट नहीं होंगे तब तक वो यहाँ पे रहेंगे और उस समय तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। यहाँ पे मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस हो, इस प्लान को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर इलेक्शन यहाँ पे 1946 में हुआ था, जिसमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। कांग्रेस यहाँ पे 205 सिक्योर कर रहे थे 214 सीट से। मुस्लिम लीग जो है 73 लिए थे 78 मुस्लिम सीट से। इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे बनाया गया और इसमें जवाहरलाल नेहरू को यहाँ अंडर लीडरशिप बनाया गया था 2 सितंबर 1946 में। उसके बाद आया माउंटबेटन प्लान, जो कि 1947 की थी। प्राइम मिनिस्टर एटले ने अनाउंस किया कि हाउस ऑफ कॉमन में कि एक डेफिनेट इंटेंशन होना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो पावर को ट्रांसफ़र करे और इंडियन हैंड्स के रिस्पॉन्सिबल में दे। उसके बाद जो इफेक्ट हुआ ट्रांसफ़र करने का, यहाँ पावर एटली ने डिसाइड किया कि वो माउंटबेटन को यहाँ इंडिया का वाइसराय बनाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है, यहाँ पे उनको वास्ट पावर दिया गया और उनको इंडिया वाइसराय बनाया गया 1947 में। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और यहाँ पे पाकिस्तान नया बना, उसके बाद जब एक्सटेंशन हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पे प्लान रखा पार्टीशन का और वो हुआ 3 जून 1947 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात करें तो उन्होंने भी इस माउंटबेटन प्लान को अप्रूव कर दिया था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से जितनी भी माउंटबेटन प्लान थी उसके अप्रूवल को उसको अप्रूवल दे दिया और यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जो कि 1947 में बना। तो इस एक्ट की क्या सैलिएंट फीचर्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे था कि कंट्री का पार्टीशन होगा इंडिया और पाकिस्तान में, जो कि 15 अगस्त 1947 को हुआ। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सारे पावर को ट्रांसफ़र करेगी 2 डोमिनियन में। उसके बाद जो बाउंड्री कमीशन है वो डिमार्केट करेंगे कि प्रोविंसेस का बाउंड्री, यानी पंजाब और बंगाल में। जो एक्ट है वो प्रोवाइड करेगा कि पावर का ट्रांसफ़र होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 2 डोमिनियन में और यहाँ पे फुल्ली ऑथोरिटी दिया जाएगा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। रेडक्लिफ जो बाउंड्री कमीशन है वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया और एक लाइन बनाया गया जिसमें कि इंडिया पाकिस्तान को अलग किया गया। 15 अगस्त 1947 में इंडिया जो है और 14 अगस्त पाकिस्तान जो है यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया और 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बना। लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया इंडिपेंडेंट इंडिया का और मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया पाकिस्तान का। जो मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट था वो
ऑफ जनवरी 1948 में हुआ, जब महात्मा गांधी को, जिसको हम लोग फादर ऑफ नेशन कहते थे, उनको यहाँ पे मार दिया गया नाथूराम गॉडसे के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का देखें और किस तरीके से हम लोग इतने जद्दोजहद करके, इतने सेक्रीफाइसेस करके लास्टली हम लोग इंडिपेंडेंस ले लिए। तो हम लोग अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े। गांधी की अर्ली एक्सपेरिमेंट देखे कि वो सत्याग्रह 3 जगह किए। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, उसकी क्या क्या सक्सेस पॉइंट थी वो भी देखे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखे जो 1922 से 1930 के बीच में हुआ, यानी स्वराज पॉलिटिक्स और एंटी साइमन स्ट्रगल भी देखे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखे, राउंड टेबल जो 3 हुआ 1930, 1931, 1932, ये सब देखे। फिर पूना एक्ट भी देखे। लास्टली क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी देखे। इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उसकी फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल थी वो देखे, वो भी फेल हो गई। उसके बाद कैबिनेट मिशंस जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दिलाई उसको भी हम लोग देखें। ओके, तो ये आप देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान जो कि 1947 में किस तरीके से था। तो 2 जगह से उसको डिवाइड किया गया था, एक हमारा ये था, ओके, उसके बाद ये हमारा ये था, यहाँ पे पंजाब से लिया गया और यहाँ से बंगाल से, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया था। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जो खेड़ा सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये किन के सपोर्ट के लिए किया गया था। ओके, चौरी चौरा जो इंसिडेंट था वो कब हुआ था। उसके बाद आप बताइए कि जो रॉलेट एक्ट था वो किस ईयर में पास हुआ था। पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन था वो कहाँ पास हुआ था। उसके बाद जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर किन के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया था। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं वहीं पे चेक कर दूंगी। तो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरीज और सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।